आधी रात हो चुकी थी, यही कुछ 3 बज रहे होंगे। अजीत सुनसान सड़क पर तेजी से बाइक चला रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। डर के कारण उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। बाइक चलाते वक्त वो बार बार पीछे देख रहा था, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसने एक जगह पर बाइक रोक दी। वो पुलिस स्टेशन था। बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर भागा। हवलदार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजीत रुका नहीं और सीधा इंस्पेक्टर के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, बचा लीजिए साहब, वो मुझे मार डालेगी। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। आखिर तुम कौन हो भाई? कौन तुम्हें मारना चाहता है? देखो, तुमने बहुत अच्छा किया जो सीधे पुलिस स्टेशन चले आए। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि मैं एक चोर हूँ। मुझे एक आत्मा मारना चाहती है। अजीत की बात सुनकर इंस्पेक्टर दंग रह गया। रात के 12 बजे थे। नीलिमा अपनी बालकनी में खड़ी आसपास देख रही थी। उस रात काले बादलों की चादर ओढ़े आसमान बहुत ही डरावना लग रहा था। गरजते बादल और कड़कती बिजली ने उस रात को और भी ज्यादा भयानक बना दिया था। लेकिन ये सब देखकर भी नीलिमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसे इस पल का बेसब्री से इंतजार हो। उस छोटे से शहर की उस गली में सारे लोग अपने घरों में बंद थे। तेज हवाओं की वजह से कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था। तभी नीलिमा ने खुले आसमान के नीचे अपना हाथ आगे किया। आसमान से आई बारिश की एक बूंद नीलिमा की हथेली पर आ गिरी। उसकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। फिर धीरे धीरे हल्की बारिश होनी शुरू हो गई। तभी नीलिमा ने देखा कि थोड़ी दूर सड़क से एक औरत भागती हुई उसी तरफ आ रही है। जैसे जैसे बारिश तेज होने लगी, उस औरत के कदम और तेजी से चलने लगे। बारिश और तेज हो गई। वो औरत और तेजी से भागने लगी। वो नीलिमा के घर को पार करने वाली ही थी कि अचानक वो वहीं रुक गई और एक टक लगाकर नीलिमा की तरफ देखने लगी। जो औरत पहले भीगने से बचने के लिए तेजी से भाग रही थी, इसी तरह आधी रात हो गई। रात के कुछ 2:30 बजे होंगे। उस वक्त पवन और अजीत, 2 चोर, नीलिमा के घर के बाहर खड़े कुछ प्लान कर रहे थे। देख भाई, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ वो लड़की अकेली ही रहती है। मैं 1 महीने से उसे फॉलो कर रहा हूँ। वो रोज रात को इस बालकनी में आकर खड़ी होती है। बहुत मालदार पार्टी है भाई। अगर यहाँ एक बार चोरी करेंगे तो महीनों तक ऐश से जिएंगे। ठीक है यार, मैं चाहता हूँ, मुझे गन दे। देख, मैं जैसे ही बाहर आता दिखूं तो तुरंत बाइक स्टार्ट कर लेना, समझा? हाँ भाई, समझ गया। ये ले गन, फुल्ली लोडेड है। देख, ध्यान रखना, बहुत जरूरत पड़े तभी इसका इस्तेमाल करना। पवन गन लेकर नीलिमा के घर गया। वो पाइप से ऊपर चढ़कर बालकनी में पहुंच गया। नीलिमा का बेडरूम बालकनी से ही लगा हुआ था। पवन ने एक बार छुपकर अंदर देखा। बेडरूम में कोई नहीं था। पवन बेडरूम के अंदर चला गया। यार, अजीत ने सच कहा था। ये तो सच में मालदार पार्टी है। लगता है वो लड़की नीचे है। इससे पहले कि वो ऊपर आए, मैं जल्दी हाथ साफ करके निकल जाता हूँ। पवन ने अलमारी खोली। अलमारी के अंदर बहुत सारे गहने और पैसे थे। वो देखकर पवन फूले नहीं समाया। उसने जल्दी अपना बैग खोला। वो पैसों को उठाने ही वाला था कि तभी नीलिमा बाथरूम से बाहर आई। नीलिमा पवन को देखकर बहुत डर गई। कौन हो तुम? मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? नीलिमा को देखते ही पवन ने उसकी तरफ गन तान दी। ए चुप, अगर जरा भी शोर किया तो ये 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में डाल दूंगा। चल चुपचाप बाथरूम में अंदर वापस जा। नीलिमा घबराई हुई बाथरूम के अंदर चली गई।
पवन ने बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और अलमारी के पास जाकर पैसों को बैग में भरने लगा। पवन ने सारे पैसे और गहने बैग में भर लिए। वो बहुत खुश हो गया और जल्दी वहां से भागने लगा। उसने सबसे पहले बालकनी से अपना बैग नीचे फेंका और खुद बालकनी से छलांग लगा दी। तभी पवन के चेहरे की वो खुशी डर में बदल गई, क्योंकि वो वापस नीलिमा के बेडरूम के अंदर पहुंच गया था। अपने आप को वापस बेडरूम में पाकर पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हैं? ये क्या? मैं तो बालकनी से नीचे कूद गया था, फिर वापस बेडरूम में कैसे पहुंच गया? उसी वक्त कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पवन घबरा गया। इससे पहले कि वो दोबारा भागने की कोशिश करता, उसके पैर जाम हो गए, मानो किसी ने पकड़ रखे हों। पवन ने जल्दी अपना मोबाइल निकाला। उसने जैसे ही फ्लैश ऑन किया, सामने नीलिमा खड़ी थी। उसकी गर्दन कटी हुई थी, जिसमें से टप टप कर खून जमीन पर गिर रहा था। पवन उसे देख बहुत डर गया। उसने आव देखा न ताव झट से अपनी गन निकाली और 2 गोलियां नीलिमा पर फायर कर दी। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गया। तभी नीलिमा जोर जोर से हंसने लगी। तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं हूं। इधर दूसरी तरफ गोली की आवाज सुनकर अजीत घबरा गया। उसे लगा कि पवन ने नीलिमा को शूट कर दिया है। वो पास जाकर बालकनी की तरफ देखने लगा। तभी नीलिमा की आत्मा पवन को गर्दन से पकड़कर बालकनी में ले आई और अजीत के सामने ही अपने हाथों से पवन का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद आत्मा अजीत की तरफ देखते हुए बोली, अब तेरा भी यही हाल होगा। ये सब देखकर अजीत बहुत घबरा गया और अपनी बाइक लेकर वहां से भागा। अभी अभी अजीत ने पुलिस वालों को अपनी आंखों देखी घटना के बारे में सब कुछ बता दिया है। सारे पुलिस वाले अजीत की बात सुनकर हैरान हैं, और हों भी क्यों ना। भला कोई चोर अपने आप को पकड़वाने पुलिस स्टेशन क्यों आएगा? देखो, हमें तुम्हारी उस भूत वाली बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम हमें वहां ले चलो, हम खुद सारी सच्चाई का पता लगा लेंगे। इंस्पेक्टर अजीत अपने 2 हवलदारों के साथ नीलिमा के घर पहुंचा। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। हवलदारों ने धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया। वे लोग जैसे ही अंदर घुसे, सामने उसी औरत की लाश पड़ी थी जो नीलिमा के पीछे उसके घर आई थी। अजीत, क्या यही वो लड़की है? नहीं सर, ये वो लड़की नहीं है। ये सुनकर इंस्पेक्टर दंग रह गया। फिर वो ऊपर गए। उन्हें ऊपर पवन की लाश बड़ी ही बुरी हालत में मिली, लेकिन नीलिमा कहीं नहीं मिली। उस दिन से लेकर आज तक पुलिस समझ नहीं पाई है कि ये खून किसने और कैसे किया होगा। लेकिन वहां रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि जिस औरत की लाश दरवाजे पर मिली थी वो और कोई नहीं, नीलिमा की सौतेली माँ अनुपमा थी। अनुपमा के पति मनोज ने मरने से पहले सारी जायदाद अपनी बेटी नीलिमा के नाम पर कर दी थी, और वही जायदाद पाने के लिए अनुपमा ने नीलिमा का बेरहमी से खून कर दिया। फिर वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चली गई। उस दिन से नीलिमा की आत्मा इस घर में भटक रही है। रात के समय कुछ लोगों ने नीलिमा को बालकनी में खड़े हुए भी देखा है। उस रात जब अनुपमा अपने घर वापस लौटी तो नीलिमा की आत्मा ने अनुपमा को मारकर अपना बदला ले लिया, लेकिन नीलिमा की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है। इसलिए जो भी उस घर में जाता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन पुलिस ने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पुलिस को ना तो कभी नीलिमा मिली और ना ही उसकी लाश। इसलिए अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए
पुलिस ने अजीत को ही सारे खून का दोषी मानकर जेल पहुंचा दिया।